Hello everyone, I am Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran's Nursing Classes. Friends, पिछले कुछ समय से मैं काफ़ी सारी ब्लॉगर वीडियोस जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर रही थी. It's been a while that I haven't uploaded educational video on my channel and a lots of students of mine were requesting me that I should come back with an educational video with which you get some knowledge about nursing and nursing profession including सम ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स राइट. तो काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे वो आपने इंडिया में देने हों, चाहे वो आपने फॉरेन कंट्री में देने हों, तो समटाइम द क्वेश्चंस माइट कम फ्रॉम दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स एंड अर्लियर ऑल्सो आई हैड मेड many videos on many important topics. So today again I have come up with such an important topic which is going to be very helpful for you if you are preparing for an upcoming entrance exam, doesn't matter in India or outside India. So these are some of the basic concepts that you need to know if you are a nurse. So let us start today's video. So before we start today's video, I just want to request you all, if you are watching my channel for the first time, that's Navkiran's Nursing Classes, kindly subscribe my channel. By subscribing, you will get a lot of notifications about lot of upcoming useful and informative videos for nurses by the nurse. So friends, आज का जो topic हम पढ़ेंगे मेरी क्लास में, that is about immunity and vaccines. तो इम्यूनिटी और वैक्सीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बहुत बारी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछता है. ऑब्वियसली जो नर्सेज हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव हेल्थ एजुकेशन टू पीपल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग वैक्सीनेशंस टू द क्लाइंट्स. सो बेसिकली इन कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप PGI, ESIC, देन हमारे पास CHO की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, PHN की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलती हैं. तो ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप जा रहे हो तो इस टॉपिक को करे बिना आप इन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो. तो आज फ्रेंड्स सबसे पहले जो मैं बात करूंगी, मैं आपको थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी और उसके बाद हम बात करेंगे वैक्सीन की, क्योंकि वैक्सीन को सीखना इम्यूनिटी को सीखे बगैर जो है वो नहीं हो सकता. तो सबसे पहले देखिए, इम्यूनिटी हम सब हमेशा पढ़ते हैं BSc में, इट इज़ अ पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस. सो बेसिकली हमारी बॉडी में कभी भी कोई एंटीजन ऐड कर होता है तो हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है और वो एंटीबॉडीज जो हैं वो स्पेसिफिक एंटीजन को किल करते हैं. दिस इज हाउ लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी इज बीइंग टॉट टू अस इन आवर BSc नर्सिंग और GNM. तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसको फर्दर थोड़ा इलेबोरेट करते हैं. इम्यूनिटी जो होती है फ्रेंड्स वो दो तरह की होती है. वन इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड द सेकंड इज पैसिव इम्यूनिटी. तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो सबसे पहले क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि जब भी कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, यानी कि जब भी कोई एंटीजन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो आपकी बॉडी खुद अपने आप से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन, राइट. इसका मतलब ये है कि कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर हुआ और उसको खत्म करने के लिए या उसके अगेंस्ट फाइट के लिए जो आपकी बॉडी है एंटीबॉडीज बनाती है और खुद बना रही है आपकी बॉडी, उसको आप एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे. व्हेन योर बॉडी इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, राइट. तो एक्टिव इम्यूनिटी फ्रेंड्स दो तरह की होती है. आगे इसकी दो तरह की सब टाइप्स हैं, क्योंकि आजकल जो एंट्रेंस एग्जाम है दैट दे आर नॉट ओनली लिमिटेड टू इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग यू अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, द एग्जामिनर इज आस्किंग बियॉन्ड दिस. तो सबसे पहले होती है हमारे पास नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी टाइप की होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? देखिए, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी तब प्रोड्यूस होती है जब कोई डिसीज हमें नेचुरली अटैक करती है हमारी बॉडी के ऊपर, राइट. आपको कोई भी डिसीज हुई, लेट अस सपोज चिकन पॉक्स हो गया, ओके. तो हमारी बॉडी जो है, क्योंकि उसको नेचुरली डिसीज का अटैक हुआ, नेचुरल वे में एक एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया और उसने हमारी बॉडी को नुकसान किया. अब हमारी बॉडी अपने आप उस डिसीज के लिए एंटीबॉडीज बनाएगी, तो आने वाले कुछ टाइम तक हमें दोबारा से वो डिसीज अटैक नहीं कर सकती. तो डिसीज हुई नेचुरली है और हमारी बॉडी ने अपने आप एंटीबॉडीज जो हैं वो उसके अगेंस्ट बनाए हैं. तो इसलिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की, दैट इज
लाइक कोई भी डिसीज जो है वो अकर होना हमारी बॉडी में, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, राइट। सेकेंड हमारे पास आती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ दिस एक्टिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम जानबूझ के जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है दैट इज वैक्सीनेशन। जैसे ही आप वैक्सीनेशन करते हो, वैक्सीनेशन में क्या होता है, उसी पर्टिकुलर डिसीज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो चाहे लाइव अटेनुएटेड फॉर्म में हो चाहे किल्ड फॉर्म में हो, लेकिन आप डेलिबरेटली जानबूझ के आप डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। तो दैट मीन्स वी आर आर्टिफिशियली inculcating that particular infection into someone's body and again उस क्लाइंट की बॉडी जो है वो उसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपने आप एंटीबॉडीज बनाएगी। जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन है वो नेचुरली हो रहा है थ्रू योर बॉडी एक्टिव पार्टिसिपेशन, ओके, लेकिन जो इन्फेक्शन हमने इंट्रोड्यूस किया दैट इज डन आर्टिफिशियली। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, राइट। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पैसिव इम्यूनिटी। फ्रेंड्स, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, जैसे कि इसके वर्ड से आपको पता चल रहा होगा, जो पैसिव इम्यूनिटी है इसमें हमारी बॉडी कोई एक्टिवली एंटीबॉडीज नहीं बनाती है। आवर बॉडी विल रिलाई अपॉन इन्फ्यूजन ऑफ लाइक एंटीबॉडीज एंड टी सेल्स फ्रॉम आउटसाइड। मतलब हम जो भी बने बनाए एंटीबॉडीज है वो बाहर से ही अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी अपनी तरफ से कोई भी एंटीबॉडीज जो है वो नहीं बना रही, बाहर से बने बनाए एंटीबॉडीज एंड टी सेल्स जो हैं वो हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये भी आगे फर्दर दो टाइप्स की होती है जो पैसिव इम्यूनिटी है। नंबर 1 इज अगेन नेचुरल, नंबर 2 इज अगेन आर्टिफिशियल। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और ये क्वेश्चन मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में आपसे जो एग्जामिनर है वो इस चीज का एग्जाम्पल पूछता है कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या है। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो है it will be the best example is transplacental transmission. So basically क्या होता है, transplacental transmission का दूसरा नाम है vertical transmission, और यही वर्ड मैक्सिमम आपको एंट्रेंस एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है उसमें क्या होता है कि मदर इज ट्रांसमिटिंग द इम्यूनिटी टू द बेबी, सो द इम्यूनिटी इज गिवन टू द बेबी वर्टिकली, ओके, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। तो जैसे बहुत सारी डिसीजेस ऐसी होती हैं जिनकी इम्यूनिटी बच्चा जो है वो मदर के वोम से ही लेके आता है, राइट। तो दिस इज एन एग्जाम्पल लाइक वेयर fetus is not producing or the child is not producing its own antibodies and they are being taken naturally from the mother, okay, and even जो mother colostrum देती है बेबी को और उसमें IgA होते हैं, that is also an example of passive natural immunity, okay। सेकेंड हमारे पास जो एग्जाम्पल है मतलब जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है जब हम बने बनाए एंटीबॉडीज या टी सेल्स या लिम्फोसाइट्स पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट की बॉडी एक्टिवली कोई एंटीबॉडीज जो है वो नहीं बना रही, हम बाहर से बने बनाए एंटीबॉडीज जो हैं वो इन्फ्यूज कर रहे हैं पेशेंट की बॉडी में। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनमें यूजुअली आपको एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। एक और कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी से रिलेटेड जिसको पढ़े बिना आप वैक्सीन नहीं समझ सकते हो, और वो कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो फ्रेंड्स, हमारे पास काफ़ी तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं एंड विदाउट एक्सप्लेनिंग दिस इम्यूनोग्लोबुलिन्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वैक्सीन्स। सो वी हैव IgG, IgM, IgA एंड IgD एंड इवन IgE। तो यहाँ पे कुछ एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जिनके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें विदाउट बिफोर टीचिंग यू वैक्सीन्स आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन, ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं IgM की। जो IgM इम्यूनोग्लोबुलिन है इट इज़ बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू IgG, और ये ना फ्रेंड्स एक्यूट इन्फेक्शंस में बनता है। जैसे हमें कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन होती है तो अगर आप पेशेंट का ब्लड सैंपल लेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेंगे, IgM। लेकिन इनका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, ओके। सो विद इन 1 or 2 months दे विल डिमिनिश और दे विल वैनिश। तो सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हमारे पास आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है IgG। IgG जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं दे आर ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज अमंग ऑल द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दैट इज द रीजन दे क्रॉस प्लेसेंटा।
So basically IgG is the only immunoglobulin that can cross the placenta. So जब भी हम vertical transmission या transplacental transmission की बात करते हैं तो immunoglobulin G जो है वो हमें याद आता है, या ये ऐसा immunoglobulin है जो कि placenta को क्रॉस करता है। तो IgG का फ्रेंड सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि ये क्रॉनिक इन्फेक्शंस के बाद आपको पेशेंट की बॉडी में मिलेगा। तो दैट मीन्स अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन कोई रहती है या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहता है किसी भी इन्फेक्शन का या एंटीजन का, तो हमारी बॉडी में IgG जो है वो प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है IgE। IgE जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस। तो अगर किसी पेशेंट को एस्थमा है या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन जो है वो है, सो IgG इज मीडिएटिंग ऑल दैट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस दैट आर रिलेटेड टू एलर्जी। फिर हमारे पास आता है IgA। तो फ्रेंड्स जो IgA है इसका सबसे बड़ा जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि ये बॉडी सिक्रीशंस में पाया जाता है, बी इट टीयर्स, कोलोस्ट्रम या कोई भी सलाइवा, कोई भी बॉडी सिक्रीशन है उसमें आपको IgA मिलेगा। तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जब मदर ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बेबी को देती है तो IgA उसके थ्रू ट्रांसमिट होता है टू द बेबी। ओके, तो बेसिकली ये है कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और इसके साथ आई थिंक इम्यूनिटी जो है इसके बारे में अगर आपको इतना भी पता है तो दैट इज गुड इनफ टू क्रैक एन एंट्रेंस एग्जाम, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे वैक्सीन से। तो क्योंकि हमारा एक बैकग्राउंड तैयार हो चुका है इम्यूनिटी का, तो अभी हमें वैक्सीन समझना जो है वो थोड़ा ईजी लगेगा। देखिए वैक्सीन क्या होती हैं। वैक्सीन आर इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंसेस जिसको कि हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो दे हेल्प अस टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। ओके, तो बेसिकली ये क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। ओके, जो कि हम बॉडी में जब इंजेक्ट करेंगे तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिसीज। और जो वैक्सीन होती हैं फ्रेंड्स ये काफी तरह की होती हैं, लेकिन इस क्लास में आज जो मैं एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स, तो मैं एक्सप्लेन करूंगी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, स्किल्ड वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन की। देखिए जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं फ्रेंड्स, ये ऐसी वैक्सीन होती हैं जिनको मतलब जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम रिपीटेडली काफी सारे कल्चर्स में से पास करते हैं या इनको ट्रीट किया जाता है विद हीट और केमिकल सो दैट इनकी जो पैथोजेनिसिटी या वायरुलेंस है वो इतने हद तक डिक्रीज हो जाए कि ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट, प्लीज नोट, इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल में ये इंफेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते, राइट। लेकिन इनकी जो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है या इनकी इम्यूनोजेनिसिटी है वो इंटैक्ट रहती है, वो वैसे की वैसे ही रहती है। मतलब कि अगर आप किसी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन को किसी पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हो, किसी क्लाइंट के अंदर आई मीन टू से, तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन में कोई भी डिसीज कॉज नहीं करेगा, लेकिन उसकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन जो है उसको जरूर स्टिमुलेट करेगा, राइट। और यही जो पर्टिकुलर वैक्सीन है, क्योंकि ये लाइव अटेन्यूएटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइव हैं, राइट, तो ये आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई करते रहेंगे, यानी कि आपकी बॉडी में मल्टीपल डोजेस जो है वो जाती रहेंगी। ओके, इसीलिए जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं फ्रेंड्स, दे आर मोर पोटेंट, दे आर मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू द किल्ड वैक्सीन। बिकॉज आपने कभी नोट किया होगा, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रही हूँ। इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में आपने नोट किया होगा कि जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं उनकी एक या हद से हद 2 डोजेस जाती हैं, जबकि जो किल्ड वैक्सीन होती हैं, फॉर एग्जाम्पल डीपीटी की अगर आप बात करें तो मल्टीपल डोजेस जो है वो जाती हैं। यहाँ पे इस चीज का आंसर मैं बहुत डिटेल्ड वे में आपको दे सकती हूँ। देखिए जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं, जब आप एक बार उनको इंजेक्ट कर देते हो तो वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में। फॉर एग्जांपल BCG आपने एक बार लगा दिया तो जो ऑर्गेनिज्म है दे विल कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई इनसाइड योर बॉडी। दैट मीन्स ऑलरेडी दैट वैक्सीन इज गिविंग मल्टीपल डोजेस। ओके, तो होता क्या है, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स की एग्जाम्पल लेके 2-3 चीजें आपको इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए सबसे पहली चीज क्या होती है, आपने देखा होगा कि BCG की एक ही डोज लगती है। BCG जब लग जाता है तो 1 महीने बाद अगर आप पेशेंट का ब्लड सैंपल लेंगे तो उसमें से आपको IgM मिलेंगे, बिकॉज अभी BCG नया नया लगा, इट इज लाइक एन एक्यूट इन्फेक्शन। ओके, तो IgM मिलेंगे
अगर आप वही सैंपल जो है 1 साल बाद लोगे या 2 साल बाद लोगे तो आपको आईजीजी मिलेंगे, आईजीजी, ओके। बिकॉज क्या बोला था मैंने, जो आईजीजी होते हैं वो क्रॉनिक इन्फेक्शन के बाद प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो इसीलिए किसी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन की हमें बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, इससे पहले मैं एग्जांपल दे देती हूँ। हमारे पास लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है बीसीजी, ओपीवी, एमएमआर, ठीक है, ये जो हमारे पास आती हैं और भी बहुत सारी हैं, वो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन हैं, राइट। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे किल्ड वैक्सीन की। देखिए जो किल्ड वैक्सीन है, एज अ नेम इज इंडिकेटिंग, ये किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इनका जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होता है वो इंटैक्ट रहता है। तो इसलिए जब ये हम इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ओके। लेकिन इनका क्योंकि एंटीजेनिक स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तो ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प जरूर करेंगे। लेकिन जो किल्ड वैक्सीन होती हैं इनकी इम्यूनोजेनिसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन की होती है। एंड इन एडिशन टू दैट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि किल्ड हैं तो ये आपकी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब ये आपकी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो रिपीटेड डोजेस इनकी देनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल डीपीटी। अब डीपीटी जो है इसकी कितनी सारी डोजेस जो हैं वो जाती हैं, कभी ये बूस्टर जा रहा है, कभी फर्स्ट बूस्टर जा रहा है, कभी सेकंड बूस्टर जा रहा है, एक एक महीने के बाद 3 डोजेस जो है वो लगती हैं। तो बेसिकली ये आप देखेंगे इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में कि जो किल्ड वैक्सीन है वो बार बार रिपीट होती है। अगेन उसका रीजन वही है, सेम। जब आप एक बारी किल्ड वैक्सीन लगा देते हो तो उसको दूसरी बारी इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि फर्स्ट टाइम में सिर्फ आईजीएम प्रोड्यूस होते हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। 1 महीने के बाद आप दूसरी डोज लगाते हो तो बहुत सारे आईजीएम प्रोड्यूस होते हैं, कुछ कुछ आईजीजी भी प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि इन्फेक्शन थोड़ा सा क्रॉनिक हो गया, राइट। फिर आप और ज्यादा डोजेस देते हो तो फर्दर आईजीजी प्रोडक्शन होता है, जो कि क्योंकि आईजीजी का लाइफ स्पैन बहुत सालों तक रहता है तो वो आपको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर सो मेनी ईयर्स, राइट। So this is why the killed vaccines are given repeatedly, okay, so multiple doses are given. इसके अलावा एक चीज और बता देती हूँ, आपने इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में नोट करा होगा जो वैक्सीन होती हैं, जो आपने सेम वैक्सीन देनी है, जैसे आप डीपीटी दे रहे हो तो उसमें स्पेशल ये मेंशन होता है कि बिफोर 4 वीक्स आपको नहीं देना है। अब उसका रीजन क्या है, ये भी इम्यूनोग्लोबुलिन में से निकल के इसका आंसर आता है। डीपीटी 1 जब भी आप लगाते हो तो डीपीटी 2 लगाने में 4 वीक्स का गैप इसलिए होता है क्योंकि 4 वीक्स वो लाइफ स्पैन है जो आईजीएम प्रोड्यूस हो रहे थे आपकी फर्स्ट डोज से, वो 1 महीने तक जिंदा रहते हैं, ओके। और अगर आप 1 महीने से पहले डीपीटी का इंजेक्शन दोबारा से दे दोगे तो वो आईजीएम आपकी वैक्सीन को किल कर देंगे। सो इसलिए वो वैक्सीन जो है आपको 1 महीने के बाद जो है वो सेकेंड डोज देनी होती है, 1 महीने से पहले देने का कोई जो है वो बेनिफिट नहीं है, राइट। तो किल्ड वैक्सीन हमारे पास बहुत सारी होती हैं, डीपीटी है, हमारे पास हैपेटाइटिस बी है, टाइफॉइड की एक टाइप जो है वो किल्ड वैक्सीन आती है, रेबीज की एक टाइप जो है वो किल्ड वैक्सीन आती है। तो ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। अभी जो थर्ड टाइप ऑफ वैक्सीन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी दैट इज कॉल्ड एज टॉक्सॉइड। देखिए टॉक्सॉइड 2 हैं हमारे पास जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में चलते हैं, टेटनस टॉक्सॉइड एंड डिप्थेरिया टॉक्सॉइड, राइट। तो टॉक्सॉइड बेसिकली क्या होते हैं, टॉक्सॉइड कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं इसमें। एक्चुअली टॉक्सॉइड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है कि क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन को लेके उसको न्यूट्रलाइज करके, डिटॉक्सिफाई करके और उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो टॉक्सॉइड होते हैं इनमें डिप्थेरिया की या टेटनस के ऑर्गेनिज्म नहीं है, प्लीज नोट। इसमें उनका जो टॉक्सिन होता है उसको हमने एक वीक फॉर्म में इंजेक्ट करना होता है बॉडी के अंदर। तो वो जो टॉक्सिन्स हैं वो क्या करते हैं आपकी बॉडी में जाके एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज हाउ द टॉक्सॉइड विल वर्क। एंड अगेन एग्जांपल इज टेटनस टॉक्सॉइड एंड डिप्थेरिया टॉक्सॉइड। ऑब्वियसली क्योंकि टॉक्सॉइड एक इट्स नॉट एन ऑर्गेनिज्म, तो टॉक्सॉइड की भी हमें रिपीटेड डोजेस जो है वो देनी पड़ती है, ओके। तो आई होप यहां तक आप सब लोगों को आज का जो टॉपिक है इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अभी जो है अगले अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं कोल्ड चेन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, एंड इवन आई विल एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू वैक्सीन्स एंड ऑल। So stay tuned and subscribe my channel, share this video if you like it, and yeah, I'll see you in the next video. Take care, bye.